डर गई हो? आने वालों से बेनियाज वो चाहत भरे लहजे में पूछ रहा था। कबीर दादा को ऐसे सड़क छापों से क्या खौफ हो सकता था, जिसकी सारी जिंदगी ऐसे हालात का सामना करते गुजरी हो। वो निडर लहजे में बोली, नहीं, आपकी मौजूदगी में जरा भी डर नहीं लगता। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो इस बुलबुल को हमारे हवाले कर दो। वो दूर ही से अपने अंदर की गलाजत का इजहार करते आ रहे थे। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सूरमा अपना ताकत का मुजाहिरा करेगा? वो 4-5 कदम दूर थे जब कबीर दादा की इत्मीनान भरी आवाज उभरी। आगे वाले दोनों आदमी ठड़क कर रुके। इसके साथ ही उन्होंने गोया आंखें फाड़कर कबीर दादा की जानिब देखा। कबीर दादा, हकलाती और फंसी फंसी आवाज इनके हलक से बरामद हुई। अगले ही लम्हे दोनों का जिस्म रेशे वाले मरीज की तरह लरसना शुरू हो गया था। उकप में आने वालों के कानों में भी जब कबीर दादा की आवाज पड़ी, वो भी हक्का बक्का खड़े रह गए थे। इनकी आवाज सुनते और शक्ल देखते ही कबीर दादा इन्हें पहचान गया था। वो इसके अपने ही आदमी थे। तो तुम लोग रात को ये काम भी करते हो? इनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कबीर दादा फुनकारा। माफ कर दें दादा। आगे वाले होंठों पर ये अल्फाज थे कि कबीर दादा का हाथ घूमा। चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसे रेत पर उछाल दिया था। इसने उठने की कोशिश नहीं की थी। अगले मिनट में बाकी तीनों भी भरपूर थप्पड़ खाकर इसके साथ लेटे नजर आ रहे थे। गलती हो गई दादा, माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे दादा। हर एक की जुबान पर मुख्तलिफ अल्फाज रखसा थे, मगर तमाम का मतलब मुआवजत करना ही था। करीब होकर कबीर दादा ने फुटबॉल को किक मारने के अंदाज में इन पर चंद ठोकरें बरसाई। वो वावेला करते हुए लेटे रहे। उठने की जुर्रत किसी ने नहीं की थी। नवीद अड्डे इंचार्ज को कॉल करके यहीं बुला लो। इसकी आमद तक कान पकड़कर मुर्गा बने रहो। मैं जरा आगे तक जा रहा हूँ। वापसी पर इसे यहाँ मौजूद होना चाहिए और इसे कॉल भी मुर्गा बने बने करोगे। कबीर दादा की बात खत्म होती ही उन्होंने सराहत से मुर्गा बनते हुए कान पकड़े थे कि तनावुश खिला भड़ी। नवीद नामी आदमी इसे हियत में कान पकड़े अपने अड्डे के इंचार्ज को कॉल करने लगा। कबीर दादा इतना तनावुश को लेकर इनसे दूर हटने लगा। ये लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? हालांकि इतने प्यारे और नर्म दिल हैं आप। वो इसके हाथ थामते हुए भोलपन से पूछने लगी। वो मुस्कुराया। पागल, तुमने कबीर दादा का सिर्फ एक ही रूप देखा है। मैं अपने कबीर के सारे रूप देख चुकी हूँ, फिर भी डर नहीं लगता। वो मासूमियत से बोली, बहुत लगता है। आपके दूर जाने का, बिछड़ने का, रूठने का, किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जा होने का और मुझे धुतकार देने का डर हर वक्त मेरे दिल को लरजाता रहता है। वो साफ गोई से बोली, सही कहा। जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी यही कोशिश रही है। काश मैं इसमें कामयाब हो गया होता। अल्लाह पाक ना करे ऐसा हो। मर जाऊंगी और फिर रोते रहेंगे आप। इस धमकी से कबीर दादा पर मुनकशिफ हुआ कि शायद पाशा की कोशिशें बेकार जाए। इतने खुलूस भरे लहजे में कोई झूठ नहीं बोल सकता था। इसकी आंखों में निगी की आमद के बाद मुतनाविश के चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात नमूदार हुए और इसे बगैर किसी शक व शुबे के यकीन हो गया कि वो ठीक कह रही है। इसके बावजूद इसे समझाने से बाज नहीं आया था। तुम किसी और से शादी करके घरेलू जिंदगी गुजार सकती हो, ऐसी शराफत भरी जिंदगी जिसकी तुम हकदार भी हो। एक शरीफ व बाकिरदार मर्द हर वो खुशी, हर वो सुकून और इत्मीनान तुम्हारी जिंदगी में ले आएगा जिसकी तुम हकदार भी हो। मेरे साथ सिवाय ख्वारी और कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आइंदा ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे जिंदगी में पहली बार इस अंदाज में धमकी दी थी। क्या कहा? कबीर दादा इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वही जो आपने सुना। हंसकर कहते हुए वो भाग पड़ी। वो भी इसके बचपन में दिलचस्पी लेते हुए इसके पीछे भाग पड़ा। तनाउश की रफ्तार काफी तेज थी, मगर वो जितनी भी तेज होती कबीर दादा का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। इसने जल्द ही तनाउश को जा लिया था, मगर इससे पहले कि वो इसे पकड़ता तनाउश हाय कहते हुए रेत पर लेट गई। क्या हुआ? कबीर दादा परेशान होकर इसके साथ बैठ गया था। पाँव में मोच आ गई है। ओह, वो दर्द हो रहा है। टहने पर जोर देते हुए वो कराही दिखाओ मुझे। घुटना साहिल की गीली रेत पर टेकते हुए वो इसका टहना सहलाने लगा। तनाउश ने कराते हुए इसके कंधे पर माथा रख दिया। किसने कहा था भागो? इसने परेशानी भरे लहजे में से डांटा। अब गुस्सा तो ना करे ना। हाय, दर्द हो रहा है। वो रुहासी होने लगी। अच्छा, ठीक हो जाएगा, रोते नहीं है। इसकी रोती आवाज सुनकर कबीर दादा के दिल को कुछ होने लगा था। वो मुंह बसूरते हुए कहने लगी, आपको तो बस डांटना ही आता है। अच्छा, नहीं डांटता। वो प्यार भरे अंदाज में इसे पुचकारने लगा। मैं नहीं बोलती आपसे। आपकी वजह से मेरे पाँव में मोच आई है। हाय अल्लाह जी, अब मैं कैसे चलूंगी? कुछ नहीं होता। और आप उठो, चल सकती हो या नहीं? कबीर दादा ने इसे बाजू से पकड़कर इसे खड़ा किया। नहीं चल सकती। वो पाँव पर बिल्कुल जोर नहीं दे रही थी।
कोई बात नहीं। कबीर दादा ने इत्मीनान से इसे बाजू में भरकर ऊपर उठा लिया। एकदम खुश होते हुए इसने कबीर दादा के गले में बाहें डालकर इसकी छाती पर सर रख लिया। कबीर दादा को वो फूल की तरह हल्की लगी थी। कबीर दादा वापस चल पड़ा। क्या मेरा वजन बहुत ज्यादा है? हाँ, कबीर ने इस्बात में सर हिलाया। गुलाब के फूल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। वो इसकी हाँ सुनकर मुंह फुलाते हुए से नाराजगी भरी नजर से घूरने लगी, मगर अगला फिक्रा सुनकर खुशी से खिल उठी। हाय अल्लाह जी, ये लड़का भी अकेली लड़की को देखकर कैसे पटा रहा है। कबीर दादा तुर्की व तुर्की बोला, तुम मेरी बीवी हो मोहतरमा। वो कहाँ हार मानने वाली थी, फौरन बोली, इसलिए तो मैं भी हैरान हूँ कि आप बीवी पर क्यों ठड़क जा रहे हैं। कबीर दादा खिंचाते हुए बोला, मैं तुम्हें यूं ही तो दिमाग चूस नहीं कहता। वो मिसर हुई, अच्छा बताए ना, क्या सच में मेरा वजन बहुत ज्यादा है? कह तो दिया है फूल की तरह हल्की लग रही हो, तो फिर पहले उठाते ना, मुझे मौज आने का बहाना तो ना करना पड़ता। क्या ये बहाना है? इसने रुकते हुए तनावुश को घूरा। इसने आंखें बंद करके नीचे वाला होंठ ऊपर वाले होंठ पर चढ़ाया और ऊपर नीचे सर हिला दिया। इस आलम में वो कबीर दादा को नन्ही बच्ची ही लगी थी। दिल करता है नीचे फेंक दूं। वो जल्दी से बोली, सच में चोट लग जाएगी और हर वक्त उठाकर फिरना पड़ेगा। अच्छा उतरो नीचे। कबीर दादा ने बादल नवाज़ा इसे नीचे उतारा। वो हंसते हुए इसके साथ लगते हुए बोली, अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ही खींच रहे थे, कितनी प्यारी लग रही हूँ। इतनी खूबसूरत भी नहीं हो। कबीर दादा ने इसे चढ़ाया। ठीक है, नहीं खिंचवाती। उसने दूर होने की कोशिश की, मगर कबीर दादा ने फौरन एक हाथ से इसकी कमर में डालकर इसे करीब समेट लिया। मजाक कर रहा था, दिमाग चूस। ये कहकर वो अपने कीमती मोबाइल फोन से धड़ाधड़ इसकी तस्वीरें उतारने लगा। पहले पहल तो वो मुख्तलिफ पोज बनाकर तस्वीरें खिंचवाती रही, फिर शरारती लहजे में बोली, अच्छा अब बस करे ना, इतनी ज्यादा तस्वीरों की भी इजाजत नहीं दी थी। इजाजत मांगी किसने है? कबीर दादा ने कहा, बस दोस्त जमाते रहना, ये नहीं कि छोटी बच्ची का जरा सामान ही रख ले। अच्छा जी के नहीं खींचता, अब चले। वो मोबाइल फोन जेब में डालकर इसे साथ लिए आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इन आदमियों के करीब पहुंच चुके थे। चारों आदमी मुर्गा ही बने हुए थे। एक पांचवा आदमी इनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। यकीनन वो अड्डा इंचार्ज था। इसने वहां पहुंचने में जरा सी भी देर नहीं लगाई थी। सनोबर, ये तमाम सुबह सूरज उभरने तक यूं ही कान पकड़े खड़े रहेंगे और तुम यहीं खड़े होकर इनकी निगरानी करोगे। अगर किसी ने भी कान छोड़े या तुमने बैठने की कोशिश की तो वर्षा को कफन दफन की हिदायत करना ना भूलना। जी दादा, इसने नदामत से सर झुका लिया था। खैर, तुम्हारी बाकायदा क्लास तो मैं कल लूंगा। कबीर दादा का गंभीर लहजा मुखालिफ का पत्ता पानी करने के लिए काफी था। गुंडागर्दी और बदमाशी के बाद भी कुछ उसूल जरूर होते हैं, इनके बारे में अड्डे पर आकर रोशनी डालूंगा। गलती हो गई दादा, माफ कर दे। कान पकड़े नबी की कराहती हुई आवाज बुलंद हुई। बाकी भी पुकारने लगे, माफ कर दे दादा, एक मौका दे दे दादा, जिंदा छोड़कर मौका ही तो दे रहा हूँ, आज इन्हें माफ कर दे। खामोश खड़ी तनावुश ने एकदम कबीर दादा का हाथ थाम कर इल्तिजा की। तुम बीच में दखल ना दो। कबीर दादा ने इसकी तरफ सख्त नजरों से घूरा। मैं कह रही हूँ ना, इन्हें एक और मौका दे दे। वो मिसर रही, उठो और दफा हो जाओ। इस मरतबा कबीर दादा तनावुश का हुक्म नहीं टाल सका था। वो चारों खड़े होकर अपनी जीप की तरफ भाग पड़े थे। तुम भी, कबीर दादा ने सनोबर को कहा और वो भी इनके पीछे भाग पड़ा। इनके गायब होते ही इसने तनावुश से पूछा, आप चले या सुबह की अजान यही सुनना है? चले। कबीर दादा को मोहब्बत पाश नजरों से घूरती हुई वो कार की तरफ बढ़ गई। यार, तुम्हारे पास कोई और मौजू नहीं है? काशिफ राजपूत ने साथ बैठे पाशा की बात सुनते ही बेजारी से जाहिर की। पाशा मिसर हुआ। दादा, आप मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। अच्छा बोलो, काशिफ ने गोया बादल नफास्ता कहा। कबीर दादा ने खुद एतराफ कर लिया है, अब तो आप भी मान जाएं। अच्छा मान लिया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जब कबीर दादा खुद इस मसले को हल नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँगा? मुझे पक्का यकीन है कि वो कमीनी कबीर दादा को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा रही है। तो वो ना फंसे। काशिफ राजपूत ने मुंह बनाया। शिकार कभी फंसना नहीं चाहता। शिकारी अपनी चाल और महारत को बरकरार ला कर शिकार को अपने बस में करता है। चलो मान लिया वो दोगली और कबीर दादा को झूठी मोहब्बत के जाल में फांस रही है। कबीर दादा ने भी तुम्हें खुली छूट दे दी है, लेकिन अब क्या लाए हाँ अमल अपनाओगे? क्या वो लड़की तुम्हारी ऑफर को कबूल करते हुए एक बड़ी रकम का मुतालबा करेगी और कबीर दादा की जिंदगी से दफा हो जाएगी, या कोठी बंगले कार वगैरह के बदले कबीर दादा की जिंदगी से निकलने पर तैयार हो जाएगी? हाँ ऐसा ही है। पाशा ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। तो अमल करो ना अपने मंसूबे पर। कबीर दादा की गैर मौजूदगी में घर चले जाओ और इससे इत्मीनान से बात कर लो, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी तईं वो इतनी ही चालाक और तेज है तो आसानी से कोई ऑफर कबूल नहीं करेगी।
जानता हूँ, इसलिए इसे मौका दूंगा कि वो हंसी खुशी मेरे ऑफर कबूल कर ले। दूसरी सूरत में माँ बेटी का आदम आबाद का टिकट कटवा कर कबीर दादा को कह दूंगा कि मेरी ऑफर कबूल करके दोनों माँ बेटी कहीं चली गई हैं और चूंकि निदामत की वजह से वो आपका सामना नहीं कर पा रही, इसलिए वो आपको मिलने नहीं आ सकी। यार क्यों गरीब की जिंदगी के पीछे पड़े हो? वो मासूम भोली भाली और घरेलू लड़की है। ऐसी लड़कियां जिससे शादी कर ले इसकी सारी खामियों को बगैर किसी कराहियत के कबूल कर लेती है। इनका मकसद जिंदगी ही शोहर का आराम, सुकून और खिदमत गुजारी होता है। ये जो तुम्हें इसकी मक्कारियां और चालाकियां नजर आ रही है ना, ये इसकी फितरत है। इसने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कबीर दादा का हाथ थामा और जब हर कदम पर मुआशरे की ज्यादतियों का शिकार लड़की को तहफ्फुज़ और सहारा मिला, तो वो जी जान से तहफ्फुज़ फराहम करने वाले की खिदमत में जुट गई। अपना सब कुछ इसी को समझने लगी और यकीन मानो, जब कोई औरत खुले से दिल से किसी का ख्याल रखती है, इसके काम करती है और घरेलू जिंदगी के हर मरहले में मर्द को मसरूफ अमल नजर आती है, तब मर्द का दिल भी इसकी तरफ खींचता है। वो इसे पाँव की जुती नहीं, सर का ताज समझने लगता है। और यही कबीर दादा के साथ हुआ है। जैसे तुम इस मासूम लड़की की चालाकियां समझने लगे, रहने दो बेचारी को कबीर दादा के पास। बाकी गैंगस्टर ने भी तो शादियां की हुई है ना, थोड़ा अटक तक गुजरने दो। नई नवेली दुल्हन के नखरे शोहर हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेता है। वह गुजरने के साथ नई जवानी का बुखार उतरता है, मर्द संभल जाता है और इसकी पुरजोश मोहब्बत में ठहराव आ जाता है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि कोई घरेलू लड़की इतनी जल्दी कबीर दादा को अपने काबू में नहीं कर सकती। शादी को हफ्ता नहीं हुआ और कबीर दादा को इसके अलावा कुछ सूझता नहीं। अगर शुरुआत में ये हालत है तो आगे चलकर जाने वो क्या कदम उठाए। पाशा, तुम्हारा सिनकी और खपतीपन जाने कब खत्म होगा। एक बार जो ख्याल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, इसे निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं दादा, वो ऐसी ही है और मैं इसे बेनकाब करके रहूंगा। और अगर किसी दिन कबीर दादा को ये मालूम हो गया कि वो खुद इसे छोड़कर नहीं गई थी बल्कि पाशा ने इसे कत्ल किया था, सोचो इस वक्त क्या होगा। कबीर दादा जानते हैं कि वो मेरे लिए क्या हैसियत रखते हैं। बाकी मैं इस डायन को एक मौका दूंगा कि कबीर दादा की जान छोड़ दे। अगर इसने मेरी बात ना मानी तब मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा। अच्छा, इसे कत्ल करने से पहले एक बार फिर मुझसे मशवरा कर लेना। काशिफ राजपूत ने गोया बात खत्म करने का ऐलान किया। आप वादा करें कबीर दादा को ये बात नहीं बताएंगे। पाशा, तुम सिर्फ कबीर दादा के नहीं, मेरे लिए भी छोटे भाइयों जैसे हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कबीर दादा तुमसे मुतनफिर हो। बाकी तुम एक बार कोशिश करके देख लो, हो सकता है इस वक्त तक मैं कोई मुनासिब हल सोच लूं। यकीनन इस लड़की का कत्ल इस मसले का हल नहीं है। जब कबीर दादा के दिल में इसकी मोहब्बत का ख्याल बैठा हुआ है तो इसकी मौत कबीर दादा को कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। वो ऐसे मामलों में इंसान सारी जिंदगी नहीं संभल पाता। शायद वो खुद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा बैठे, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाना होगा। आप मुझे डरा रहे हैं। पाशा हकीकतन परेशान नजर आने लगा था। डरा नहीं, समझा रहा हूँ। ठीक है दादा, मैं आपको बताकर ही इंतहाई कदम उठाऊंगा। पाशा ने खड़े होकर अलविदाई मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। रात को देर तक जागने की वजह से वो सुबह ताखीर से जागा था। तनाउश भी नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी। दिन के 12 बजे कबीर दादा की आंख खुली तो इसे अपने पहलू में बेखबर सोती दिखाई दी। नींद की हालत में इसकी मासूमियत और ज्यादा उजागर हो गई थी। उठना नहीं है। कबीर दादा ने इसके गालों को थपथपाया और वो जाग गई। नहीं, वो करवट बदल कर इसके करीब हुई। 12 बज रहे हैं मोहतरमा, तो क्या सारी रात भी तो आपने नहीं सोने दिया ना। वैसे गलत बयानी और इल्जाम लगाने का कोई डिप्लोमा किया हुआ या कुदरती ऐसी हो। रात को 2 बजे जाकर मुझे बेआराम करने वाला कौन है? आप खाना खिलाने के लिए होटल पर ले जाने वाला कौन है? आप सब साहिल समंदर पर मुझे गोद में उठाकर वक्त जाया करने वाला कौन है? आप घर वापसी पर वो जल्दीबाजी में कोई मजीद राज अफशा करने वाली थी कि एकदम चुप हो गई। कहो ना, खामोश क्यों हो गई हो? कबीर दादा ने इसे छेड़ा। वो हयालूद लहजे में बोली, रहने दें। रहने क्यों दें, बात तो मुकम्मल करो। कबीर दादा को इसे छेड़ने में मजा आ रहा था। तंग ना करे ना, इसने ऐसे अंदाज में कहा कि कबीर दादा को मानती ही बनी। अच्छा, अब गप्पों का वक्त नहीं है, मुझे सच में देर हो गई है। जल्दी से उठकर कुछ खाने को लाओ। इसका संजीदा लहजा सुनकर वो सर हिलाती हुई उठी, मगर बिस्तर छोड़ने से पहले वो इसके चेहरे पर झुककर शरारत करना नहीं भूली थी। नाश्ता वगैरह करके कबीर दादा रुखसत हो गया और वो किताबें खोल कर बैठ गई। जोहर की अजान सुनकर इसने वजू करके नमाज पढ़ी और फिर पढ़ने बैठ गई थी। इसी वक्त राहत खाला दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई। बेटी, पाशा साहब आपको मिलने आया है। पाशा साहब? इसने हैरानी से दोहराया। साहब जी का बहुत चहीता है, बिल्कुल इनके छोटे भाइयों की तरह है। राहत खाला ने मुख्तसर अल्फाज में पाशा का मुकम्मल तारुफ कराया। अच्छा, किताबें बंद करके इसने दुपट्टा सर पर लपेटा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
اس نے گردن میں ہلکا سا خم کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھے خوش شکل جوان کو سلام کہا۔ پاشا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، مگر اس نے کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دوسرے صوفے پر نشست سنبھال کر اس نے راحت خالہ کو چائے لانے کا کہا اور خوشگوار لہجے میں بولی، بھیا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ بس یوں ہی۔ پاشا نے کندھے اچکائے۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ خود کو نروس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ نفاست سے دوپٹہ لپیٹے ہوئے وہ واقعی معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ صحیح کسر اس کی خلوص بھرے لہجے نے پوری کر دی تھی۔ اس دن تقریب میں آپ کو دیکھا تھا، لیکن کبیر نے آپ کا تعارف ہی نہیں کرایا۔ اس نے بے تکلفی سے کبیر دادا کا نام لیا۔ پاشا حیران رہ گیا تھا، شاید انہوں نے ضروری نہ سمجھا ہو۔ آج تو ان سے ضرور جھگڑا کروں گی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ مجھے اپنے بھیا سے متعارف نہیں کرایا؟ چلے میں خود آ گیا ہوں نا۔ پاشا اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر ڈرائنگ روم میں لگی تصویروں کو گھورنے لگا۔ تناوش کے قریب آنے کے بعد اسے بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا، روزانہ چکر لگایا کرے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کی امت سے میری زندگی کا بہت بڑا خلا پر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے مقتول بھائی شاہ نواز کی یاد آئی اور اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ ضرور، پاشا نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیری۔ آپ نے شادی نہیں کی بھیا، میں کبیر دادا کو آزاد کرانے آیا ہوں اور یہ میری شادی کرانے پر تلی ہے، پاشا نے دل ہی دل میں کہا، جبکہ ہونٹوں سے نکلا، ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھیا کے لیے میں خود دلہن ڈھونڈوں گی۔ اس نے فوراً مستقبل قریب کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اسی وقت راحت خالہ نے ان کے سامنے چائے کے برتن اور کھانے کے لوازمات لا کر رکھے۔ ٹھیک ہے خالہ، بھیا کی چائے میں خود بنا لوں گی۔ راحت خالہ کو پیالی کو ہاتھ لگاتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر میز کے قریب آ گئی۔ راحت خالہ سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ چینی کتنی بھیا؟ پیالی میں گرم دودھ ڈھیلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 2 چمچ چینی ملا کر اس نے پتلی کا ساشے اندر ڈالا اور پیالی اس کی جانب کھسکا دی۔ شکریہ، وہ کوشش کے باوجود بہن نہیں کہہ سکا تھا۔ اپنے لیے چائے کی پیالی بنا کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ معذرت بھیا، وقت تو کھانے کا تھا، میں نے چائے منگوا لی۔ وہ دماغ میں تمہید کے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر جلدی سے بولا، کوئی بات نہیں، کھانا میں کھا کر آیا تھا۔ اپنے بھیا کو بتا دینا کہ جلدی کھانا کھا لیا کرے، ناشتہ کر کے گئے ہیں اور اب شام کو کھائیں گے۔ میری تو سنتے ہی نہیں ہے۔ وہ مسلسل باتیں کرتے ہوئے پاشا کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہنسا، میں نے کوئی ایسا مشورہ دے کر بے عزت ہونا ہے کیا؟ آپ کو بھی ڈانٹتے ہیں؟ تناوش نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی۔ نہیں، پاشا نے نفی میں سر ہلایا، ٹھیک ٹھاک پٹائی کرتے ہیں۔ اس کی بات پر تناوش کی مترنم ہنسی سے ڈرائنگ روم گونج اٹھا تھا۔ اس کا مطلب میں یوں ہی شاکی ہوں، ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ اچھا، میں ایک خاص مقصد سے حاضر ہوا تھا۔ بہن؟ بڑی مشکل سے بہن کا لفظ منہ سے نکالتے ہوئے اس نے مطلب کی بات کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ ہر گزرتے لمحے وہ اسے اچھی سے اچھی لگتی جا رہی تھی۔ اسے سچ مجھ لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی ساحرہ ہے اور اگر اس نے جلدی مطلب کی بات نہ چھیڑی تو اسے مقصد سے ہٹا دے گی۔ اس کے ساتھ چند لمحے گزار کر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ کبیر دادا کی زندگی کے لیے نہایت خطرناک تھی۔ حکم کریں بھیا، وہ چائے کی خالی پیالی تپائی پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیشگی معذرت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو میں یقیناً میری باتوں سے تکلیف پہنچے گی، وہ پرخلیص لہجے میں بولی۔ بڑے بھائی معذرت کا لفظ منہ سے نکال کر شرمندہ ہی کر سکتے ہیں، اسی طرح بڑے بھائی کا چھوٹی بہن کو آپ جناب کہنا بھی کچھ جچتا نہیں ہے۔ شکریہ بہن، مگر کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن سے نظر نہیں چرائی جا سکتی۔ کبیر دادا نے میرے ذمہ ایک کام لگا کر مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر بات کریں بھیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ظاہر ہوئی، کسی انجانے خدشے سے اس کا دل لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہاری یہاں آمد اور کبیر دادا سے شادی کن حالات میں ہوئی، دادا مجھے تفصیل بتلا چکے ہیں۔ ان کا مقصد تمہیں دلاور شیخ جیسے سڑک چھاپ سے نجات دلانا تھا۔ اسی چکر میں کچھ بڑے لوگ دادا کے اس اقدام کے مخالف ہو گئے اور دادا ان کے شر سے نجات دلانے کے لیے تمہیں دوسرے دن گھر نہ بھیج سکے۔ سچ کہوں تو کبیر دادا کا خمیر ہی ایسی مٹی سے اٹھا ہے جو پیار محبت کی آلودگی سے پاک ہے۔ ان کے نزدیک عورت کا صرف ایک ہی مصرف ہے اور اس مقصد کے لیے انہیں نئی کم عمر اور خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یقین مانے وہ تمہاری عادتوں اور حرکتوں سے سخت بیزاری اور خوف محسوس کرتے ہیں، مگر تمہارا دل ٹوٹنے کے خیال سے کچھ نہیں کہہ پاتے۔ آج ہی بتا رہے تھے کہ بعض اوقات ماحول کو دیکھ کر وہ مزاحیہ انداز میں تمہاری محبت کا اقرار کر چکے ہیں، مگر وہ بس دل لگی کے طور پر تھا۔ تم ان کے جوتے اتارتی ہو، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی ہو، صبح شام رخصت کرتے وقت دعا پڑھ کر ان پر پھونکتی ہو، اور ایسی ہی چند اور حرکتوں سے وہ سخت نالاں ہیں، اور اسی وجہ سے دوسرا دن ہے وہ مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ تمہیں رخصت کر دوں۔ یہ بات انہوں نے خود اس لیے نہیں کی کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے،
ये कहते हुए पाशा ने मजाही अंदाज में अपनाया, हालांकि मेरे कहने से भी तो तुम्हारा दिल टूटेगा ना। खैर, यहाँ से जाने के लिए तुम्हें जितनी जरूरत दरकार हो मुझसे बेझिझक मांग सकती हो। बाकी जहाँ तक तुम्हारी हिफाजत का ताल्लुक है, उन्होंने मुझे छूट दी है कि तुम्हें पाकिस्तान के किसी भी शहर मुंतकिल कर सकता हूँ। वहाँ पर अच्छी रिहाइशगाह और कार वगैरह खरीद कर देना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी कोई मुतालबा है तो तुम बेतकल्लुफी से इजहार कर सकती हो, मगर अब मजीद यहाँ नहीं रह सकती। पाशा के अल्फाज नहीं पिघला हुआ शीशा थे जो इसके कानों में कतरा कतरा टपकाया जा रहा था। इसकी बात खत्म होते ही वो मुश्किल बोली, आपको भाई कहने के बाद किसी गुस्ताखी के इजहार पर मुझे शर्मिंदगी होगी। शुक्रिया, मगर मैं इजहार हकीकत से तो पीछे नहीं हट सकता ना। और सच यही है कि कबीर दादा तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो वो खुद कह देते, वो तो थोड़ी देर पहले बहुत प्यारे से रुखसत होकर गए हैं। वजह मैं बता चुका हूँ, बल्कि गुज़श्ता रात वो तुम्हें घर से उठाने गए थे तो इसकी वजह मोहब्बत नहीं, तुम्हारी हिफाजत का ख्याल था। इन्हें उड़ती उड़ती हुई इत्तला मिली थी कि कोई तुम्हें अगवा करने की कोशिश में है, बस वो तुम्हें घर से उठा लाए और तुम्हें डर न लगे, इस वजह से तुम्हारी तारीफें कल्ब में लग गई। बकौल इनके तुमने वैसे भी 1-2 दिन में चले जाना है। पाशा को कबीर दादा का रात को तनावुश को लेने जाने के लिए सुबह की अजान के वक्त लौटने की बाबत चौकीदार वगैरह से मालूम हो गया था। इसी मालूमात को इसने अपने हक में इस्तेमाल करने में देर नहीं लगाई थी। अगर मोहब्बत नहीं है तो मेरी हिफाजत का इतना ख्याल क्यों? तनावुश मिनमिनाई, तुम्हें किसी गैंगस्टर की अना का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और गैंगस्टर भी ऐसा के ज़ेर जमीन हलकों में इनके मुखालिफ भी दादा के लाहके के साथ जिनका जिक्र करते हैं। क्या ख्याल है, एक दफा जब उन्होंने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली तो किसी जमीनी ताकत को तुम्हें नुकसान पहुंचाने की इजाजत देंगे? तुम्हारी हिफाजत कोई मोहब्बत वगैरह नहीं, इसकी अना और नाम का मामला है। तनावुश इसकी और वैसे नहीं है। अचानक पाशा के दिमाग में एक तरकीब उभरी। वो फौरन बोला, सबूत दे सकता हूँ। कैसे सबूत? इसने भराई हुई आवाज में पूछा। कबीर दादा का यूं किसी तीसरे के दरमियान मिलाने के अमल ने इसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अगर वो खुद ही अल्फाज कहता तो इसे इतना दुख ना होता और ना वो इसके कहने पर जाने पर तैयार होती, मगर भाई कहने के बावजूद इससे पाशा की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा, खामोशी से सुनना, वो ये काम मैं दादा की मर्जी के खिलाफ कर रहा हूँ, मगर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए शायद ये जरूरी है। ये कहते हुए इसने मोबाइल फोन निकाला और कबीर दादा का नंबर मिलाने लगा। नंबर मिलते ही पाशा ने स्पीकर ऑन कर दिया। जी पाशा साहब, कबीर दादा की पुररौब आवाज उभरी। दादा, पूछना ये था कि मिस तनावुश, जिसे आपने अपने लिए मुसीबत समझते हैं, को कितनी रकम दे सकता हूँ? मेरा मतलब है कि अगर बात 5-10 करोड़ तक पहुँच जाए तो। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं, बस इससे जान छुड़वा दो यार, कबीर दादा ने बाजार मजाही अंदाज में कहा था। मगर तनावुश की समातों में एक दारदार छनाका गोया तांबे का बर्तन बुलंदी से पुख्ता फर्श पर गिरा हो। इसी अंदाजा नहीं था कि कबीर दादा का ये कहना तनावुश की जात पर इसके एतमाद का इजहार था कि वो कोई भी कीमत लेकर इसे नहीं छोड़ेगी। दूसरा, वो पाशा को भी ये बावर कराना चाहता था कि वो तनावुश से जान छुड़ाना चाहता है। हालांकि गुज़श्ता शब इसके दिल से तनावुश को अलहदा करने का ख्याल निकल चुका था, जबकि पाशा ने तनावुश को मुख्तलिफ अंदाज में बात करके कबीर दादा से एक ही फिक्रा उगलवा कर अपनी सारी बात की तस्दीक करवा दी थी। शुक्रिया दादा, बस यही पूछने था। उम्मीद है जल्द ही कोई खुशखबरी सुनाऊंगा। इसने कबीर दादा से ज्यादा बातचीत की कोशिश नहीं की थी कि लंबी बात से भांडा फूट भी सकता था। राब्ता मुनक़िता करते ही इसने तनावुश की तरफ देखा, जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। आंखों में नमी और होंठ जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे थे। एकदम पाशा के दिल में दुख की लहर उठी। इसका दिल चाहा कि लड़की को हकीकत बता दे, जिसकी हालत मरने वाली हो गई थी, मगर फिर कबीर दादा को निजात दिलाने की ख्वाहिश इसकी रहमदिली पर गालिब आ गई। इस्तिराबी अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए कराई, आप अपने भैया के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहन, असल में कबीर दादा तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, इसी वजह से इसने मुझे दरमियान में डाला है। और मैं तुमसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर तुम्हारे दिल में कबीर दादा की जरा सी भी इज्जत मौजूद है, इनके सामने आकर इन्हें नादिम करने की कोशिश न करना। तो इसके बाद भी वो तुम्हें यहाँ रखने पर तैयार नहीं होंगे, मगर फिर भी मैं इनसे वादा किया है कि इनके सामने नहीं आओगी, और उम्मीद है ऐसे आदमी की बात नहीं टालोगी जिसे तुमने भाई की जगह दे चुकी हो। पाशा ने इसके दिल में मौजूद भाई के जज्बात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैं क्या करूं? वो आंसू को मजीद नहीं रोक पाई थी। देखो बहन, रोने धोने से काम नहीं बनेगा, बस ये सोचे कि अब तुम्हें कहाँ जाना है, ताकि मैं शहर में तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दूं। यहाँ कबीर दादा से अलहदा होते ही तुम्हें खतरे घेर लेंगे। इनसे अलहदा होकर जिंदा कौन रहना चाहता है? इसने सिसकी भरी।
बेवकूफ ना बनो, बात जिंदगी मौत की नहीं है। तुम नहीं जानती कि कराची में किस किस्म के दरिंदे फिर रहे होते हैं। वो भेड़िए तुम्हारी जान नहीं, इज्जत के दुश्मन है, और मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे दुपट्टे की तरह मेला हाथ बढ़ाए। यही कुछ कबीर दादा की भी ख्वाहिश है। इसलिए घर जाकर अपनी अम्मी जान से मशवरा कर लो, ताकि मैं मतलूबा शहर में तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दूं। और फिक्र न करना, इससे अच्छा मकान लेके दूंगा, और मुस्तकबिल के लिए भी मुस्तकिल आमदन का कोई बंदोबस्त करूंगा। आखिर तुम्हें बहन कहा है? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। वो चेहरा हाथों में छुपाकर सिसकने लगी। बेवकूफी की सी बात ना करो पगली, ना तुम कबीर दादा के लिए बनी हो, ना वो तुम्हारे लिए। तुम दोनों का मिजाज, तबीयत, आदत बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फिर तुम नमाजी परहेजगारी लड़की हो, और वो ठहरे गैंगस्टर जो शराब भी पीते हैं, लड़कियों से गलत ताल्लुकात भी रखते हैं, कातिल भी हैं। तो ऐसे में निभाह कैसे होगा, ये वो भी जानते हो और तुम्हें भी मालूम होगी। इसलिए ये रोने धोने का नहीं, शुक्र का मुकाम है। क्या आप हमारे घर का अच्छे दामों सौदा करवा कर हमें इसके बदले दूसरे शहर में घर ले दे सकते हैं? कहा ना, पैसों की फिक्र ना करो। पाशा का दिल खुशी से धड़का। इससे लगा वो अपने मकसद में कामयाब होने वाला है। तनाव का कांटा बहुत खुशरूबी से निकल रहा था। नहीं भैया, अम्मी जान कभी भी हराम के पैसे को कबूल नहीं करेंगी। बस आप हमारे घर का सौदा करवा कर हमें दूसरे शहर में मुंतकिल करवा दें। ठीक है, ये भी हो जाएगा। मुझे घर तक छोड़ देंगे? इसने आंसू साफ करते हुए पूछा। ये कोई कहने की बात है? पाशा खुशदिली से बोला। अच्छा, मैं अपना सामान समेटती हूँ। वो बोझल कदमों से ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। घंटा भर पहले वो जाने के खुश किन ख्यालों में गुम थी, और अब इसका दिल जैसे कुंचुरी से काटा जा रहा था। कबीर दादा के बारे में इसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए थे, और हकीकत बस इतनी ही थी कि इसे तनाउश के अनछुए और पुरकशिश बदन की तलब थी। इसी वजह से इसने तनाउश की मदद की थी, और इसी वजह से इसकी झोली में कुर्ब की चंद रातें डाली थी। खूबसूरत औरतों के लिए मर्द साथ यूं ही नर्म दिल बन जाती है, और कबीर दादा की इस नरमी को मोहब्बत और चाहत समझ बैठी थी। अपने कपड़े और किताबें दो मुख्तलिफ लिफाफों में डालकर इसने हसरत भरी निगाह इस ख्वाबगाह पर डाली और बाहर निकल गई। वहां गुजारे चंद दिन इसकी जिंदगी का हिस्सा थे। एक गरीब बेतौकील लड़की ऐसे ख्वाबगाह और कोठी ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी, और वो आर्जी तौर पर सही इसकी मालकिन बनने की लज्जत से तो बहरामंद हो चुकी थी। कबीर दादा का लाया हुआ लिबास और अलमारी की चाबी इसने वहीं छोड़ दी थी। दोनों शॉपर ड्राइंग रूम में रखकर वो राहत खला से अलविदाई मुलाकात के लिए बर्चे खाने में घुस गई थी। वो सिंक के सामने खड़ी बर्तन धो रही थी। तनाव उसके बार बार मना करने के बावजूद वो काम करने से बाज नहीं आती थी। करीब जाते ही वो खाला कहकर इससे लिपट कर सिसक पड़ी। क्या हुआ खाला की जान? राहत खाला परेशान हो गई थी। आप ठीक कहती थी खाला, वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। जिस मर्द को नई नई हसीनाएं दस्तयाब हो, वो मेरी जैसी एक परकब काने रह सकते हैं। राहत खाला ने घबरा कर पूछा। फिर क्या कोई कलमुही आ गई है? वो गुलफी लहजे में बोली। नहीं खाला, उन्होंने पाशा भाई की जबानी मुझे यहाँ से निकलने का हुक्म सुना दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? राहत खाला हकला गई थी। ऐसा ही हुआ है खाला, बस दुआओं में याद रखना, और अगर मुझसे कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो बेटी समझकर माफ कर देना, मेरी प्यारी बेटी। राहत खाला आंखों में आंसू भरकर इसकी पेशानी चूमने लगी। तनाउश एक झटके से इससे अलहदा होकर बाहर निकल गई। पाशा ड्राइंग रूम में इसका मुंतजिर बैठा था। वो इसके हमरा ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वो कोठी से निकल आए थे। इससे घर का पता मालूम करके पाशा इस सिम चल पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से आंसू रोके बैठी थी। अच्छा, घर जाते ही माँ से मशवरा करना, ताकि कल परसों में तुम्हें यहाँ से किसी दूसरे शहर में मुंतकिल कर दूं। कबीर दादा की तुम्हें तलाक देने की खबर फैलते ही तुम्हारे लिए खतरे का आगाज हो जाएगा। क्या वो तलाक देंगे? इसकी आंखें दोबारा बहने लगी थी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सारी जिंदगी इन्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मगर इन्हें कहें मुझे तलाक ना दे। मैं बस इनके नाम पर ही बकिया उम्र गुजारना चाहती हूँ। ये ना हो मैं तुम्हारे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दूं। पाशा ने प्यार भरे अंदाज में इसे डांटा। बेवकूफ, क्यों अपनी जिंदगी किन के लिए बर्बाद कर रही हो? इनके लिए जिन्होंने रात गुजारने के लिए नई लड़की को बुलावा भेज दिया है। कल दूसरी होगी और परसों तीसरी। इन्हें शायद तुम्हारा नाम भी 2-3 दिनों में भूल जाए। जिनके ख्वाबगाह रोजाना नित नई लड़कियों से सजी रहेगी, इन्हें कोई तनाउश कैसे याद रह पाएगी? याद रखना बहना, मोहब्बतें इस माहौल में बनती है जब गलत करने के लिए जज्बाती सहारा ना मिले। इनकी जिंदगी में सैकड़ों लड़कियां आकर जा चुकी हैं और हजारों चश्मबार रहा है। आज बिनते हवा ने खुद को कितना सस्ता कर दिया है, तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकती। बस खरीदार के पास रकम होना चाहिए, शक्ल सूरत की कोई कैद नहीं। कबीर दादा तो सूरत के लिहाज से भी अमीर हैं, तो हमें ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो।
طلاق کے بعد چند ماہ تو عدت گزارنا پڑتی ہے، اس کے بعد امید ہے تم سنبھل جاؤ گی۔ کوئی ایسا ویسا لڑکا دیکھ کر شادی نہ کر لینا، لیکن مجھے کال کر کے مشورہ ضرور لینا۔ میں خود لڑکے کے خاندان اور کردار وغیرہ کی پڑتال کروں گا اور پھر تمہاری شادی کراؤں گا۔ بھیا وہ سسک پڑی، میں نے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ پاشا نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ پاگل نہیں بنتے ہیں بہنا، یقین مانو تم تھوڑے عرصے بعد ہی اس بے وقوفی پر ہنسا کرو گی۔ ایک تلخی سے اس کے اندر سے ابھری۔ اپنی اور ان کی حیثیت دیکھ کر اب بھی ہنسی آتی ہے۔ کیا میں یقین کر سکتا ہوں کہ تم ان سے رابطہ نہیں کرو گی؟ پاشا نے یقین کرنا چاہا۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، کبھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اگر ان کی کال آئی تو بھی وصول نہیں کروں گی۔ شاباش، اب ذرا اپنا موبائل فون ادھر کرو، یہ لیں۔ اس نے پرانا سا موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کبیر دادا کا نمبر مٹا کر تمام بھیجے گئے اور وصول کیے ہوئے پیغامات اور کالیں وغیرہ مٹائی اور اپنا نمبر محفوظ کر کے موبائل فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ میں نے کبیر دادا کا نمبر مٹا دیا ہے اور اپنا نمبر محفوظ کر دیا ہے، اسی طرح میرے پاس بھی تمہارا نمبر آ گیا ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ وغیرہ ہو تو مجھے کال کر دینا۔ وہ گھبرا کر بولی، مگر ان کا نمبر کیوں مٹا دیا ہے؟ پاشا نے صفائی سے جھوٹ بولا، ایسا انہوں نے کہا تھا، وہ نہیں چاہتے تم ان سے رابطہ کر سکو۔ تناؤ سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے گھر کے سامنے کار رو کر وہ بولا، دیکھو گھر جا کر رونا نہیں، خالہ یوں ہی پریشان ہو جائیں گی، اور یاد سے ان سے مشورہ کر لینا، میں بعد میں کال کر کے معلوم کر لوں گا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ وہ اضطرابی انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی، بھیا کیا ان کی تصویر مل سکتی ہے؟ پاشا نے افسوس بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ وہ خفیف انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ان کی تصویر بلکہ بہت ساری تصویریں دے دوں گا، اور کچھ؟ شکریہ بھائی۔ وہ باہر نکل کر اوپری نشست پر پڑا اپنا سامان اٹھانے لگی۔ تناوش کو گھر چھوڑتے ہی اس نے دوبارہ کبیر دادا کی رہائش گاہ کا رخ کیا اور خوابگاہ میں جا کر تصویر کے عقب میں چھپی تجوری کھول لی۔ اس میں بھرے کروڑوں روپے ایک لفافے میں ڈال کر وہ خوابگاہ سے باہر نکلا اور اوپری منزل پر موجود ایک بند کمرے کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ وہ تالا کیا ہوا کمرہ کافی عرصہ تھا اس کے ساتھ استعمال میں رہ چکا تھا، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ کمرہ اسی کے نام پر مختص تھا۔ تالا کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور کپڑوں کی الماری میں رقم چھپا کر باہر نکل آیا۔ کوٹھی سے نکلتے ہی وہ کبیر دادا کو کال کرنے لگا۔ وہ ساحل والے اڈے سے اٹھ کر گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ دادا آپ تھوڑی دیر وہیں رک کر میرا انتظار کریں، ایک بہت ضروری بات کرنا ہے۔ یار یہ بات چیت بعد میں نہیں ہو سکتی؟ کبیر دادا کو تناوش کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ گزشتہ 2 دن وہ مسلسل اپنے گھر جاتی رہی تھی اور آج وہ خوش قسمتی سے گھر پر موجود تھی۔ کبیر دادا جلد از جلد گھر جا کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ دادا کہا نا بہت ضروری مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا جلدی آؤ۔ وہ گویا بادل نخواستہ مان گیا تھا۔ پاشا کو وہاں پہنچنے میں گھنٹہ لگا تھا۔ کبیر دادا بیزاری اور کوفت کا روپ دھارے اس کا منتظر تھا۔ نشست سنبھالتے ہی وہ چہکا، مبارک ہو دادا، کام ہو گیا؟ کیا؟ کون سا کام؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی سمٹ آئی تھی اور دل کسی اندازے سے دھڑکنے لگا تھا۔ بھابھی چلی گئی ہے اور وہ کل پرسوں تک وہ ماں سے مشورہ کر کے شہر کا نام بتا دے گی جہاں انہوں نے منتقل ہونا ہے۔ یار میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں سے جھڑکا۔ پاشا اطمینان سے بھرے لہجے میں بولا، میں بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں جا سکتا ہوں؟ کبیر دادا نے نشست چھوڑی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی دادا۔ بکو۔ نہ جانے کیوں کبیر دادا کو بے اطمینانی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ سچ ہے، لیکن اس وقار نے فوراً مجھے بھائی بنا کر جذباتی طور پر دھونس جمائی اور یہ وعدہ لے لیا کہ وہ آپ کا سامنا نہیں کرے گی۔ کیسے نہیں کرے گی سامنا؟ کبیر دادا کی آواز میں شامل غصے نے پاشا جیسے نڈر کو بھی لرزا دیا تھا۔ دادا آپ اپنے کہے سے پھر رہے ہیں؟ نہیں، یہ طے نہیں ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں خود کانوں سے سن کر یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر جانے پر ہنسی خوشی راضی ہے۔ اس کی مرضی میں آپ کو سنوا سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ اس سے بات نہیں کریں گے۔ سناؤ۔ کبیر دادا اپنی غیر ہوتی حالت پر مشکل سے قابو پائے ہوئے تھے۔ پاشا نے فوراً تناوش کا نمبر ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم بھیا۔ کال وصول کرتے ہی اس کی مدھر آواز ابھری۔ پاشا کو یوں بھیا کہنے پر کبیر دادا کو کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بہنا، کیا ماجی سے مشورہ کر لیا ہے؟ کس شہر میں منتقل ہونا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، ابھی تک نہیں کیا۔ اچھا جلدی بات کرو کیونکہ تمہیں یہاں کافی خطرہ ہے اور میں تمہیں جلد از جلد تمہیں کسی محفوظ جگہ پر منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ باقی پریشان نہ ہونا، تم نے جو کام بتایا ہے وہ ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ نادم ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے بڑا بھائی بنا لیا تو بھائی بن کر دکھاؤں گا۔
पाशा ने इसकी कबीर दादा की तस्वीर मांगने वाली बात को निदामत से जोड़कर कबीर दादा की सोचों को मन चाहा रोक दिया। शुक्रिया भैया, तनावुज भोलेपन से इसकी चाल में आ गई थी। और फिक्र ना करना, जैसे ही कबीर दादा ने तलाक दी मैं स्टाम्प पेपर पे इनके दस्तखत कराकर तुम्हारे हवाले करूंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है भैया। तनावुज यकीनन कुछ उल्टा सीधा उकलना चाहती थी। पाशा ने फौरन प्यार भरा अंदाज अपनाते हुए इसे झड़का। अब बस एक लफ्ज भी न कहना इस मुतालिक, और वादा करता हूँ कबीर दादा तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। इसने तनावुज की बात सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। कबीर दादा काटो तो बदन में लहू नहीं की जिंदा मिसाल बना बैठा था। सारी गुफ्तगू सुनकर इसे पाशा पर जरा भी शक नहीं हुआ था। दादा आप परेशान नजर आ रहे हैं। मोबाइल फोन जेब में डालते हुए मुस्तफसर हुआ। कबीर दादा इसे जवाब दिए बगैर मेज की चिकनी सतह पर नजरें जमाए किसी गैर मरई ताकत को घूर रहा था। दादा आपने वादा किया था कि अगर वो हंसी खुशी जाना चाहेगी तो आप नहीं रोकेंगे। अब आपने अपने कानों से सुन लिया है। इसे तलाक भी चाहिए और आपका सामना भी नहीं करना चाहती। सामना तो इसे करना पड़ेगा। कबीर दादा ने जैसे खुद कलामी की थी। मौत से आंखें मिलाने वाला एक लड़की की बेवफाई पर अपने शागिर्द से निगाह नहीं मिला पा रहा था। इसी वक्त पाशा के मोबाइल फोन पर पैगाम की घंटी बजी। तनावुश ने पैगाम भेजा था। वो पढ़ने लगा, भैया प्लीज इन्हें कह देना कि मुझे तलाक ना दे। बेशक सारी जिंदगी इन्हें मुंह नहीं दिखाऊंगी, प्लीज वो आपकी बात नहीं टालेंगे। बेवकूफ हो तुम। इसने फौरन ही जवाब देकर वो पैगाम मिटा दिया। भैया प्लीज, अगर मुझे बाद में लगा कि तलाक लेना जरूरी था तो मैं इस वक्त आपको कहकर तलाक ले लूंगी, मगर फिलहाल नहीं। प्लीज इन्हें कहे ना कि अगर उन्होंने मुझे तलाक दी तो मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है। इसने दूसरे मैसेज का जवाब लिखकर भेजा और दूसरा पैगाम भी मिटा दिया। इसी के पैगाम है। कबीर दादा को जाने कैसा अंदाजा हुआ था। हाँ, पाशा ने इस बात में सर हिलाया, मगर ऐसे नहीं है जो आपको पढ़ाए जा सके। वो बेचारी डरी हुई है, मुझे बार बार वादा याद दिला रही है, मिन्नतें कर रही है, और क्यों ना करें। आपका खौफ अब तक हमारे दिलों में नहीं निकल सका। वो बेचारी तो छोटी सी लड़की है। वो छोटी सी लड़की अमलों की पूरी है। कबीर दादा ने दांत पीसे। दादा अगर इसे नादिम और शर्मिंदा करके आपकी अना को तस्कीन मिल सकती है तो चलें, अभी इसके पास चलते हैं। वो एक गरीब बेसहारा लड़की है। जिंदगी में सिवाय महरूमियों, हसरतों और पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों के इसने कुछ नहीं देखा। पहली बार एसी में सोई, पहली बार फ्रिज का ठंडा पानी चखा, नाश्ते में बासी रोटी खाने वाले शहद, जैम, अंडे, मक्खन वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इतना आरामदाह बिस्तर देखा, पुरतईश ख्वाबगाह और आरामदाह बाथरूम की सहूलत महसूस की है। मुलाजमों की इसी जिंदगी गुजारने वाली को मुलाजमों पर हुक्म चलाने का मौका मिला और बेचारी जिंदगी के हसूल की ख्वाहिश में जी जान से जुट गई। मेरे सामने भी पहले तो इसने अपनी मोहब्बत का वगैरह का डंडोरा पीटा, लेकिन जब मैंने इसी तरह की कोठी, कार और मुंह मांगी दौलत देने का वादा किया था तो वो अपने दावे पर कायम नहीं रह सकी और आपका सामना ना करने की शर्त पर हंसी खुशी तलाक लेने पर आमादा हो गई। अब आप इसे किस बात पर शर्मिंदा करेंगे? यही पूछेंगे कि वो झूठी मोहब्बत जाहिर करती रही। वो खामोशी से सर झुका लेगी और आपके नाक को तस्कीन मिल जाएगी, है ना? कबीर दादा खामोश बैठा रहा। दादा यकीन माने इस तरह बस मैं इसकी नजरों से गिर जाऊं। कुछ भी है, इसको मैंने बहन कहा है और यकीन माने इसकी बातें सुनकर वो मुझे धोखेबाज नहीं लगी। तो वो आपसे झूठी मोहब्बत जताती रही, लेकिन ये भी सच है कि वो इस शादी को कायम रखना चाहती थी। को इसके पश पर्दा ऐशो आराम की जिंदगी का हुसूल था। अब आपके बगैर इसे ये जिंदगी मिल रही थी तो इसने आमादगी जाहिर करने में देर न लगाई। मैंने भी इसे सच उगलवाने के लिए बड़े वादे और कस्में खाई कि इसे आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। कबीर दादा ने गहरा सांस लेकर पाशा की बातों को हजम करने की कोशिश की, मगर इसके अंदर अजीब किस्म की आग सुलग रही थी। तनावुश ऐसे कैसे जा सकती है? अब जबकि वो इसकी मोहब्बत पर एतबार कर बैठा था तो इसने एकदम इसके कदमों के नीचे से जमीन खींच ली थी। क्या सोच रहे हैं? पाशा फिर इसकी सोचों में मुखल हुआ। चंद लम्हे सोचने के बाद वो बोला, ठीक है, इसे दूसरे शहर में मुंतकिल करो। इसके लिए बहुत अच्छी कोठी खरीदना, काले रंग की मर्सिडीज लेना और इतनी रकम देना कि इसे किसी की मदद की जरूरत बाकी ना रहे। पाशा मुस्कुराया। रकम तो मेरा ख्याल है इसने हासिल कर ली है, क्योंकि ख्वाबगाह से निकलते वक्त वो 2-3 काले लिफाफे इसने पकड़े हुए थे और एक लिफाफा में मुझे बड़े नोटों की गड्डियों की झलक भी नजर आई थी। मजीद घर जाकर तसल्ली कर लेना। 2-2.5 करोड़ तो होगा। कबीर दादा के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा, ये हिसाब किताब तो बाद में करते रहेंगे, पहले आप वादा करें कि इसे तंग नहीं करेंगे। मेरा मतलब इसे कॉल वगैरह भी नहीं करेंगे, कह दिया ना? ठीक है। कबीर दादा चिढ़ गया था। अच्छा, अपना मोबाइल फोन मुझे दें। पाशा ने इसकी तरफ हाथ फैलाया। कबीर दादा ने मेज पर पड़ा मोबाइल फोन इसकी तरफ धकेल दिया। पाशा ने फौरन तनावुश का नंबर कॉलें और पैगामात वगैरह मिटाकर मोबाइल फोन वापस कबीर दादा की तरफ बढ़ा दिया।
میں نے اپنی بہن کا نمبر مٹا دیا ہے، اگر اس کا دل چاہا تو آپ کو کال کر لے گی، ورنہ آپ اسے کال نہیں کر سکیں گے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کبیر دادا دھاڑا۔ پہلے میری پٹائی کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اس کا نمبر تو نہیں مٹانا چاہیے تھا، کرنا کیا ہے اس کے نمبر کا؟ اگر اسے ضرورت ہوگی تو خود ہی کال کر لے گی، شاید ندامت وغیرہ کے اظہار کے لیے کال کر بھی لے، جو کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ آپ کو ہلکا ہونے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کبیر دادا ایک چھوٹی سی چھوکری سے محبت کی بھیک مانگتا پھرے، یہ مجھے گوارا نہیں، تم بس بکواس کر سکتے ہو۔ کبیر دادا نے اسے جھڑکا۔ نصیحت سمجھے، مشورہ جانے یا بکواس، کہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کو تنگ لگانے والی، آپ کو مقصد سے دور کرنے والی اور آپ کی کامیابی و ترقی کی راہ میں سب سے بڑا روڑا میں نے آج ہٹا دیا ہے، اور فکر نہ کرنا، اسے بہن کہا ہے تو اس کے لیے کھوٹی کار وغیرہ کا بندوبست میں اپنے پیسوں سے کر لوں گا۔ چلنا چاہیے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا کھڑا ہو گیا۔ مہربانی فرما کر اس کے گھر کا رخ نہ کر لینا۔ پاشا آخری لمحوں میں اس سے نصیحت کرنے سے نہیں چوکا تھا، البتہ تناوش کو طلاق دینے کا ذکر اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کہ وہ کبیر دادا کو تھوڑا سا موقع دینا چاہتا تھا۔ یوں ایک دم اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا۔ اپنی پہلی محبت کو اتنی جلدی تو نہیں دل سے نکال سکتا تھا۔ باہر میں جائے یار، کبیر دادا غم و غصے میں کھولتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ وہاں کرتی ہوئی ماں سے جا لپٹی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ بشرا اس سے ساتھ لپٹائے چارپائی پر بیٹھ گئی، مگر وہ جواب دیے بغیر سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کے ہاتھوں میں تھامے سامان کو دیکھتے ہی بشرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اچھا، اتنا نہیں روتے، میری شہزادی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنے رشتے آئیں گے کہ حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر میری گڑیا اپنے پسند کا شہزادہ چنے گی اور آرام سے بقیہ زندگی گزارے گی۔ وہ چیخی، مجھے ان کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں، نہ شہزادہ، نہ بادشاہ یا وزیر۔ بشرا اسے سمجھانے لگی، ہے نا پاگل، ایک غنڈے موالی سے وفا اور محبت کی توقع رکھنا بے وقوفی ہی تو ہے۔ شکر کرو اس نے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دی۔ نہیں چھڑانا، مجھے اپنی جان قید رہنا چاہتی ہوں ان کے پاس۔ آپ چلیں ان سے بات کریں کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں، میں ان کے ملازمہ بن کر پڑی رہوں گی، کوئی خواہش کوئی تمنا نہیں کروں گی، وہ جو مرضی آئے کرتے رہیں، مگر مجھے خود سے دور نہ کریں۔ میں نے شراب پینے سے بھی منع نہیں کروں گی۔ چلیں نا ماں جی، چلیں ان کے پاس، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، ایسا نہیں کہتے میری جان، ایسے محبت نہیں کہتے۔ اگر اس کی نظروں میں تمہاری ذرا سی بھی دقت ہوتی تو تمہیں یوں کیوں دھتکارتا؟ اپنی رہی صحیح عزت گنوانے سے کیا ملے گا؟ جب اس سے تم سے محبت ہی نہیں تو میری منت کس کام کی؟ یاد ہے نا کیا کہا تھا کہ ایسا بااختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم قریب مخمل میں ٹاٹ کی پیمن جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے بس تمہاری صورت دیکھ کر شادی کی حامی بھری تھی، اور صورت کے پجاری کا دل چند دنوں میں ہی سیر ہو جایا کرتا ہے۔ اب اسے کسی نئی صورت اور تازہ جوانی کی تلاش ہوگی۔ تم اس کے لیے باسی ہو گئی ہو میری شہزادی۔ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو اسے معلوم ہوتا نا کہ اس نے کس ہیرے کو ٹھوکر ماری ہے۔ نہیں ہوں میں ہیرا، ایک بے حیثیت پتھر سے بھی کم اوقات ہے میری، ان کی ملازمہ بننے کے لائق بھی نہیں۔ نہ دیتے بیوی کے حقوق، اپنی خدمت تو کرنے دیتے، اس بہانے انہیں دیکھتی تو رہتی نا۔ وہ سسکیاں بھر بھر کر روتی رہی۔ بشرا خاتون کی آنکھیں بھی بیٹی کے غم میں بھر آئی تھی، مگر وہ ریل کر اپنی بیٹی کے دکھ کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دیتی رہی، سنہری مستقبل، اندیکھے شہزادے اور آرام دہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے کی باتیں کر کے اس کا ذہن بٹاتی رہی۔ گھنٹے میں اس کی حالت سنبھل گئی تھی۔ بشرا تھوڑی دیر اسے گود میں لیے بیٹھی رہی اور پھر اسے چارپائی پر لٹا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چائے بنانے سے پہلے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ تناوش ہڑبڑا کر موبائل فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ پاشا کی کال نے اسے مایوس کر دیا۔ کسی انہونی کی امید نے اس نے کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ گفتگو کے اختتام پر اس کی مایوسی دو چند ہو گئی تھی، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور وہ پاشا کو پیغام لکھنے لگی۔ کار سے اترتی ہی اس کی نظریں دروازے کی چوکھٹ کو دیکھنے لگی، جہاں سیاہ نشیلی آنکھوں میں محبت کی شمعیں روشن کیے خوبصورت ہونٹوں پر پیار بھری مسکان سجائے وہ اس کی منتظر کھڑی ہوتی تھی۔ باغباں میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ شراب کی الماری کے تالے میں دھاگا پروئی چابی لگی ہوئی تھی۔ بس اتنا ہی خیال رکھنا تھا، اب شراب نوشی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، یا اب تمہارا مطمع نظر پورا ہو گیا ہے؟ کبیر دادا کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ تالا کھولتے ہی پاشا کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پیسوں کے نام پر وہاں پھوٹی کوڑی بھی نہ دکھائی دی، البتہ اس کی ضروری کاغذات وغیرہ کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تو تمہیں دولت چاہیے تھی، بہت ساری۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
ضرور ملے گی اور بھی ملے گی، مگر سکون نہیں ملے گا، کبھی نہیں۔ یقیناً تم مجھ سے بھی بڑی گینگسٹر نکلی کہ مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ اس کے دماغ میں تناوش کا فکرہ گونجا۔ کبیر کو دادا کہتے ہوئے ہو تو مجھے دادی کہا کرو۔ اس وقت اس کے فکرے پر ہنسنے والے کو آج محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی تناوش دادی ہی نکلی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی الماری خالی تھی، صرف کبیر دادا کا دیا ہوا لباس وہ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اتنے پیسے لے گئی ہو، اپنے پرانے لباس ہی چھوڑ جاتی، اس کی سوچیں شاکی ہوئی۔ اپنی ترتیب سے لٹکے ہوئے سارے لباس اس نے الماری سے باہر نکال کر پھینک دیے۔ دراز میں موجود خوشبو میں بسی جرابیں بھی نیچے قالین پر بکھیر دی۔ نہیں چاہیے تمہاری کوئی خدمت، غصے میں کہتے ہوئے اس نے ڈریسنگ روم میں ترتیب سے رکھی تمام اشیاء بکھیر دی تھی۔ ہاتھ میں نہ لگانا میری چیزوں کو، دفع ہو جاؤ۔ بڑی آئی محبت جتانے والی، تم جانتی نہیں میں کبیر دادا ہوں، دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، اور تمہارا یہ جرأت کہ مجھے کبیر کہو۔ دوبارہ ایسا کہنے کی کوشش بھی نہ کی تو گردن توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میرا ہاتھ نہیں ہے، اپنے بوٹ نہیں اتار سکوں گا؟ میز پر بوٹ رکھ کر اس نے جھک کر باری باری دونوں جوتوں کے تسمے کھولے اور جوتے اتار کر بوٹ ریک کی طرف اچھالتا ہوا چلایا، کھول لیے؟ کیا میرے ہاتھ گھس گئے ہیں یا سانس چڑھ گیا ہے؟ ٹائی بھی کھول لوں گا۔ ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے اتارتے ہوئے اس نے قالین پر پھینک دی، کوٹ بھی اتار کر دور اچھال دیا۔ بچہ نہیں ہوں، سب کام کر سکتا ہوں۔ بڑی آئی اپنی خدمت سے متاثر کرنے والی، نہیں چاہیے تمہاری خدمت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی جگہ ہے اور نہ میری زندگی میں۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کھانا نہیں کھاتے تو چائے کی پیالی پی لو، تھکے ہوئے آئے ہو؟ اس کے دماغ میں تناوش کی آواز گونجی۔ کہا نہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اتنی زور سے دوڑا تھا کہ راحت خالہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ جی صاحب جی۔ منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ نہیں پیوں گا چائے، کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، ہفتہ ہفتہ جرابوں کا ایک ہی جوڑا پہنا رکھوں گا، 3 بوتل شراب کی بھی پیوں گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے ٹوکنے والی؟ ہاں بتاؤ نا، تم کون ہو مجھے روکنے والی؟ کبیر دادا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، کہیں آئی اور کہیں گئی۔ اگر تم خود دفع نہ ہوتی تو کل پرسوں تک تمہیں میں بھی ٹھوکر مار کر بھیج دیتا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتا رہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چھلانگ لگا کر پھر خیالوں میں آدم کی اس کے بازو پر سر رکھ کر وہ اس کی چھاتی پر ملائم ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، یہ تناوش بھلا کیسا نام ہے؟ اس کی مترنم ہنسی گونجی۔ کبھی قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے نا جناب کو، 22ویں پارے کی سورہ سبا میں میرا نام کا ذکر ہوا ہے۔ پکڑے نہ جانا، ہاتھ نہ آنا، ناممکن حل حصول۔ پتہ نہیں آپ کے قابو میں کیسے آ گئی؟ اس نے منہ بنایا۔ جی مجھے کسی کو قابو کرنے کا کوئی شوق نہیں، وہ وارستگی سے بولی، مگر مجھے تو آپ کے قابو میں آنے کا شوق ہے نا۔ جھوٹی، دروغ گو، غلط بیان، دھوکے باز، بکواس کرتی ہے۔ اور پھر غم و غصے میں بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظر شراب کی الماری کی طرف اٹھی اور وہ اسی طرح بڑھ گیا۔ اکٹھی 3 بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ مجھے شراب نوشی سے روک سکے، جتنی مرضی ہوگی پیوں گا۔ بوتل کھول کر اس نے گلاس میں ڈھیلنے کا تکلف کیے بغیر بوتل منہ سے لگا لی۔ تلخ خیال نے اس کی چھاتی میں آگ جیسی سلگا دی تھی، مگر وہ گھٹاگھٹ پیتا رہا۔ ایک بوتل خالی کر کے اس نے دوسری بوتل کھولی اور دوسری کے ختم ہونے پر تیسری کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک دم خالص شراب کی اتنی مقدار میں دم ڈھیلنے سے اس پر مدہوشی چھانے لگی تھی۔ وہ 34 بوتل لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھا، لڑکھڑاتے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ لہراتا ہوا قالین پر گرا۔ اس کا سر بڑی مشکل سے بیڈ سے ٹکرانے سے بچا تھا۔ 1-2 لمحے اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ سر جھٹکتا ہوا بیڈ کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا اور پھر اوندے منہ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ قریب نہ آنا، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اپنے گندے ہاتھ میرے سر سے دور رکھو، میں کہہ رہا ہوں دور رکھو اپنے ہاتھ۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے دور جھٹکنے لگا۔ وہ شاید جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، تبھی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکا تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا وہ دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتی۔ اس کی شوخ، مترنم اور چنچل ہنسی کبیر دادا کو غصہ دلانے لگی، مگر اس میں اسے دور ہٹانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ دور ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ۔ وہ اس کی آواز نیند میں ڈوب گئی۔ بس اتنی ہی محبت تھی تمہاری؟ اس قیمتی کانچ ہوتا دیکھ کر کبیر دادا نے تانا دیا۔ دھوکے باز کہیں کی، مطلبی خود غرض، میرے جذبات سے کھیلتے ہوئے تمہیں ذرا سا بھی احساس نہ ہوا؟ وہ گھبرائے بغیر استہزائیہ لہجے میں بولی، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا قاتل، شرابی اور بد کردار شخص مجھے اخلاق سکھا رہا ہے؟ واہ! وہ چلایا، بکواس بند کرو،
वरना क्या कर लोगे, मुझे भी कत्ल कर दोगे। लो चलाओ गोली, डरती नहीं हूँ तुमसे, जो कर सकते हो कर लो। तुम्हारे जैसे घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तारीफ करने का शुक्रिया। इसकी गुनगुनाती हंसी ने कबीर दादा के कानों में रस उंडेला। इतना गुस्सा होने के बावजूद वो इसकी हंसी से खुद को मुतासिर होने से नहीं रोक सका था। तुम्हें यहाँ भी तो अय्याशी भरी जिंदगी मिल सकती थी, फिर तुमने दूर जाने का फैसला क्यों किया? इस मरतबा इसके लहजे में गुस्से के बजाय शिकवा का आंसर नुमाया था। इसने कंधे उचकाए। किसी की मुलाजमा बनकर रहना कौन पसंद करता है मिस्टर कबीर? मुलाजमा और बीवी में फर्क होता है, नाम की हद तक काम दोनों का एक ही होता है। और जब आजादी की जिंदगी मुयसर हो तो क्या जरूरत है कैद में रहने की? प्लीज। वो मिन्नतों पर उतर आया। हा हा हा, ऐसे तंजिया कहका लगाया। तुम तो बहुत बड़े दादा हो, इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। बेपरवाही से कहते हुए वो आगे बढ़ गई और कबीर दादा हसद भरी नजरों से इसे घूरता रह गया। थोड़ा सा तो खा लो, माँ ने निवाला इसके होठों की तरफ बढ़ाया। दिल नहीं चाह रहा माँ जी। इसने माँ का हाथ दूर धकेल दिया। ऐसा नहीं करते मेरी जान, जिंदगी की खुशियाँ किसी एक ही शख्स से तो नहीं जुड़ी होती। तुम्हें इतना खूबसूरत वजी और पुरकशिश जवान मिलेंगे कि वो गुंडा तुम्हें याद भी नहीं आएगा। वो सिसकी भूलेगा तो याद आएगा ना? क्या वो अकेला मर्द है दुनिया में? बुशरा ने हल्के से डांटा। अब्बू जान भी तो अकेले मर्द नहीं थे माँ जी, फिर आपने भरपूर जवानी क्यों जाया कर दी? तंज के बजाय इसके लहजे में शिकवा छुपा था, क्योंकि वो मुझे चाहते थे इतना जितना आज तक किसी ने किसी को भी नहीं चाहा होगा। इतनी तवज्जो देते थे कि इतनी तवज्जो कोई नहीं दे सकता था। ऐसे महबूब का शौक बनाने के लिए तो मेरी एक जिंदगी भी कम है। अगर मुझे 10 जिंदगियां और मिले तो अपने रफीक की याद में गुजार दूं। मगर तुम किस बिलबूते पर अपने शौहर का तकाबुल मेरे शौहर से कर रही हो? ये ज्यादती है मेरी जान, क्योंकि मेरे शौहर को तो मुझसे मौत ने छीना है और तुम्हारे मवाली ने ठोकर मार कर तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर किया है। वो नादिम है, इसीलिए तो मेरा सामना नहीं करना चाहते। और इन्हें मेरी फिक्र है। वो चाहते कि मैं किसी महफूज मुकाम पर अपनी जिंदगी गुजारूं। इसी वजह से उन्होंने पाशा भाई को कहा है कि मेरे हवाले बहुत सारी दौलत कर दे, मुझे गाड़ी बंगला खरीद कर दे। मैंने तो आपकी वजह से मना कर दिया कि अम्मी जान को हराम की दौलत नहीं चाहिए। सच में मेरी शहजादी इतनी सियानी हो गई है। खाने के बर्तन एक तरफ करके इसने तनावुश को अपनी गोद में घसीट लिया। मैं झूठ नहीं बोलती माँ जी, इसका मतलब मैं यूं ही सोच रही थी कि मेरी शहजादी ऐशो आराम की जिंदगी छिन जाने की वजह से परेशान है। मैं इनके साथ झोपड़ी में भी रहने को तैयार हूँ माँ जी, और यकीन माने मैं इन्हें गुनाह की जिंदगी से निकालने का सोचे हुए थी। आहिस्ता आहिस्ता शराब नोशी की आदत इनसे छुड़ा रही थी। बाकी काम भी वो जरूर छोड़ देते, मगर फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आखिरी जुमला कहते हुए इसकी आवाज भर आ गई थी। शायद वो तुम्हारी बेहतरी चाहता है, इसीलिए खुद से दूर कर दिया। बुशरा ने इसे तसल्ली दी। मुझे नहीं चाहिए ये बेहतरी। मैंने किसी भी काम किसी चीज से भी मना नहीं करूंगी, बस अपने साथ रख लें, मुझसे दूर ना करें। बेटी, पता है मुझे एक बहुत कीमती और आला जज्बा है, और किसी की मोहब्बत में पागल हो जाना फितरती मामला है। इंसान के बस से बाहर है कि वो किसी की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल फेंके, लेकिन मोहब्बत हो जाने के बाद अपने अफ़ाल और हरकत पर काबू पाना जरूर इंसान के बस में होता है। तुम्हें इससे मोहब्बत है, 1000 बार करो। तुम्हें वो प्यारा लगता है, जरूर लगा करे, मगर अपने पागलपन को दिल से बाहर ना आने दो बेटी। खुद को इतना ना गिराओ कि पाताल में जा गिरो। अगर किसी को तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं तो क्यों अपनी मोहब्बत की नाकदरी करवाती हो? क्यों अपनी कीमती जज्बात को सस्ता बनाकर पेश करती हो? क्यों अपनी जात की नफी करने पर तुल गई हो? इसकी मोहब्बत को बेशक दिल से ना निकालो, मगर वो तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर कर रहा है तो दूर हो जाओ। मोहब्बत खुराक नहीं कि भीख में मिल जाए, हीरे जवाहर नहीं कि दौलत से खरीदी जाए, जमीन जायदाद नहीं कि विरसे में हासिल हो, सल्तनत हुकूमत नहीं कि बजौरत बाजू छीन लिया जाए। ये तो खुद रूह पौधे की तरह पनपने वाला जज्बा है, जो बगैर मेहनत खेती बाड़ी और पानी लगाने के किसी बंजर जमीन में भी उगाता है। जैसे आप किसी की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकती, यूं ही किसी के दिल में जबरदस्ती मोहब्बत डाली भी नहीं जा सकती। बेटी, छोड़ दो इसके ख्याल। अगर वो तुमसे दूर खुश रह सकता है तो इसकी खुशी में खुश रहो। यही तो मोहब्बत का फलसफा है। मैं इन्हें दूर रह कर दिखाऊंगी माँ जी, वो जरूर पछताएंगे। देखना एक दिन इन्हें मेरी याद आएगी, जब वो बिखरेंगे और इन्हें समेटने वाला कोई नहीं होगा, जब वो रोएंगे और आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, जब वो अकेले होंगे और साथ निभाने वाला कोई नहीं होगा, और तब वो मेरे पास आएंगे और मैं इन्हें समेटने के लिए अपने आगोश फा कर दूंगी। मैं इन्हें कोई ताना नहीं दूंगी माँ जी, कुछ भी नहीं कहूंगी, गुजरा वक्त बिल्कुल भी याद नहीं करवाऊंगी। बस कह दूंगी, मैं तो कब से मुंतजिर थी, आपने खुद ही देर कर दी। नमकीन पानी इसके गालों पर बहने लगा था। फिर वही बेवकूफ़ी, उठो और थोड़ा सा खाना खा लो।
इसे गोद से उठाकर बुशरा जबरदस्ती इसे खाना खिलाने लगी। तो उन करन इसने चंद निवाले निगलने पड़े थे। खाने के बाद बुशरा इसके लिए चाय का बनाकर ले आई थी। चाय पीते हुए वो मुस्तफसर हुई। माँ जी, पाशा भाई कह रहे थे कि हम यहाँ हमारी जान को खतरा है, क्योंकि मेरी वजह से काफी खतरनाक लोग इनके खिलाफ हो गए थे, और अब जब मैं इनकी जिंदगी से निकल गई हूँ तो वो खतरनाक लोग मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए पाशा भाई कह रहे थे कि माँ के साथ मिलकर सोच लो कि किस इलाके में रहना हमें पसंद है, वो इस घर के बदले हमें वहाँ घर बना कर दे देंगे। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा रखा है बेटी, सुबह मौलवी साहब से जाकर इस बारे में मशवरा लूंगी, और अब तो हमारा घर भी अच्छे दामों बिक जाएगा। इतना काम तो तुम्हारा कमबख्त शोहर हंसी खुशी करवा देगा ना। माँ जी, वो बंगला लेकर देने को तैयार है, आप हाँ तो करें। मुझे नहीं चाहिए हराम की दौलत, बस हमारा अपना पैसा काफी है। फिर इन्हें कोस क्यों रही हैं? तनावुज खफा होने लगी। कबीर दादा के खिलाफ वो कुछ भी तो नहीं सुन सकती थी, तो और किससे कोसूं? अपनी शहजादी की आंखों में आंसू न आने वाले को दुआएं तो नहीं दे सकती। माँ जी, मैंने इन्हें माफ कर दिया, आप भी कर दें, और याद रखना अगर इन्हें कुछ हो गया तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। बुशरा बोली, ठीक है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम कोई बेवकूफी की हरकत नहीं करोगी, ना तो इसे मिलने की कोशिश करोगी और ना कॉल पर बात करने की। वो मायूसी से बोली, पाशा भाई ने इनका मोबाइल का नंबर मेरे मोबाइल फोन से मिटा दिया है। बुशरा तहसीना में लहजे में बोली, बहुत अच्छा किया है इस लड़के ने, अगर उन्होंने कॉल की फिर मैं बात करूंगी। एक अजीब सी हसरत इसके लहजे में उबल रही थी। हाँ हाँ कर लेना, बुशरा जान छुड़ाते हुए बोली। अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। वो खुद भी लेट गई। तनाउश आंखें बंद करके भी जागती रही। गाहे गाहे वो मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी निगाह दौड़ा लेती। क्या पता मुझे याद कर रहे हो सकता है उन्होंने खाना भी ना खाया हो, शायद अपने फैसले पर पछता रहे हो। दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद बाकी थी कि कभी दादा की कॉल आएगी। रात के गली से कोई कार गुजरी और वो चारपाई से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी, मगर कार के गैर आगे ही गुजर गई थी। वो गाल भिगोती वापस चारपाई पर लौट आई। इसकी माँ गहरी नींद में थी, वरना इसे जरूर डांटती। रात के इसकी आंख खुली, वो इसी तरह औंधे मुंह बेड पर पड़ा था। सर निहायत भारी हो रहा था। सर झटकते हुए वो उठ बैठा। दीवार पर टंगी घड़ी 2 बजने का ऐलान कर रही थी। लड़खड़ाते कदमों से वो गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। शावर खोलकर वो बगैर कपड़े उतारे तेजदार पानी के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही इसकी कसलमंदी दूर हो गई थी। पतलून कमीज उतारकर गुसलखाने के फर्श पर फेंकते हुए वो तौलिया लपेटकर बाहर निकल आया। इसका रवैया बचकाना सा हो रहा था, यूं जैसे तनाउश को इसकी सारी हरकतें नजर आ रही हों। उसकी यूं करने पर वो इसके कपड़े और सामान वगैरह समेटने के लिए भागी चली आएगी। ड्रेसिंग रूम में घुसकर इसने कपड़े पहने और तौलिया एक तरफ उछालकर बाहर आ गया। दोपहर को जागने के बाद इसने तनाउश के हाथों से नाश्ता किया था। इसके बाद वो कुछ भी नहीं खा सका था, लेकिन इतनी देर गुजर जाने के बाद भी इसे भूख महसूस नहीं हो रही थी। सोफे पर बैठकर इसने एलईडी ऑन की और मुख्तलिफ चैनल तब्दील करने लगा। कोई प्रोग्राम भी इसे अच्छा नहीं लगा था। रिमोट मेज पर फेंककर वो मोबाइल फोन की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। क्या पता इसकी कॉल आई हो, सकता है इसे नदामत महसूस हो रही हो। दिमाग में ख्याल उभरा और वो कालीन पर पड़े कोट की जानिब बढ़ गया। कोट की जेब से मोबाइल फोन निकालकर इसने ताजा स्क्रीन पर एक निगाह डाली। स्क्रीन के ऊपर कोने में छोटी सी बत्ती जल बुझ कर किसी मिस कॉल या पैगाम आने का इशारा कर रही थी। स्क्रीन रोशन किए बगैर इसने धड़कते दिल से सोचा, क्या इसी की कॉल आई है? शायद नादिम हो और दूर जाकर इसे मेरी कमी मालूम हुई हो। अगर इसने सच में मुझे बुलाया हो तो क्या इसे लेने जाऊंगा? इसने दिल में झांका। फौरन ही जवाब मौसूल हुआ था, हाँ लेने तो जाऊंगा, मगर जरा मूड बनाकर बात नहीं करूंगा। कान का हार छोड़कर भागती हुई आएगी। मैं बस खामोशी से इसके लिए दरवाजा खोलकर चुपचाप बैठा रहूंगा, और जब वो निदामत जाहिर करते हुए धीमे लहजे में कहेगी कि कबीर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तब भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा और खामोश बैठा कार ड्राइव करता रहूंगा। इसकी जानिब देखूंगा भी नहीं। दिल ने ना देखने की बात पर एहतजाज किया। इसने जल्दी से अपनी सोच की तरदीद की। सीधा तो नहीं, अलबत्ता शीशे में चोरी चोरी इसके चेहरे पर निगाह डाल लूंगा। इसे मिन्नतें करने नहीं दूंगा और वहां से इसे सीधा साहिल समंदर पर ले जाऊंगा। कार से उतरकर मैं इसकी तरफ तवज्जो किए बगैर रेत पर आगे बढ़ जाऊंगा। वो मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे भागेगी और फिर पाँव में मोच आने पर नीचे गिर जाएगी। दिल ने वावेला किया, पाँव में मोच तो नहीं आना चाहिए, इसे दर्द होगा। वो नाजुक सी गुड़िया कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करें।